गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई का काम सुचारू रूप से कर रहे होंगे। बेटा, हमने अपनी जो हिंदी की पिछली क्लास थी उसमें हम माटी वाली के बारे में पढ़ रहे थे कि जो माटी वाली थी वो एक घर में माटी देने जाती है तो वहाँ की मालकिन उसे 2 रोटियां और चाय देती है, जिसमें से एक रोटी को वो खा लेती है और दूसरी रोटी को अपने जो कपड़ा था उसमें बांध लेती है। उसके बाद वो घर की मालकिन के साथ बर्तनों के बारे में बातें कर रही थी। तो मालकिन ने उसे बताया था कि ये जो पीतल के बर्तन हैं ये उसके पूर्वजों की निशानी है, इसलिए उसने इन्हें अब तक अपने घर में रखा हुआ है उनके सम्मान के तौर पर। उससे आगे जब मालकिन कहती है कि जो अपनी चीज़ें हैं उनका मोह बहुत ही ज़्यादा होता है, अपनी चीज़ों से लगाव होता है, तो जो माटी वाली है वो उसे बता रही थी कि जो लोग यहाँ से अपनी ज़मीन जायदाद छोड़ के जाएंगे उन्हें तो उसके एवज में मुआवजा मिल जाएगा, लेकिन उसके पास कुछ नहीं है, इसलिए उसका पता नहीं क्या होगा। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। अब आगे देखो। चाय खत्म कर माटी वाली ने एक हाथ में अपना कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली से बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। खोली का मतलब क्या होता है? घर से बाहर निकलकर। तो उस घर से बाहर निकल के वो दूसरे घर में चली गई। उस घर में भी कल हर हालत में मिट्टी ले आने के आदेश के साथ उसे 2 रोटियां मिल गई। उन्हें भी उसने अपने कपड़े के एक दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने कि वो ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। तो लेखक बता रहे हैं कि उस अगले घर में भी उसे 2 रोटियां मिली और इसके साथ उसे आदेश दिया गया कि कल हर हाल में उनके घर में मिट्टी लेके आए। तो लेखक बता रहे हैं कि उसने उन दोनों रोटियों को भी अपने पल्ले से बांध लिया और उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि लोग ये सोचेंगे कि वो खुद तो रोटी खाती है, साथ में अपने पति के लिए भी लेकर जाती है। उसके घर पहुंचते ही असक्त बुढ़ा कातर नजरों से उसकी ओर देखने लगता है। बुढ़ा यहाँ किसके लिए आया है? उसके पति के लिए। वो बीमार था, असक्त था, यानी कमजोर था। वह घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है। आज वह घर पहुंचते ही 3 रोटियां अपने बुढ़े के हवाले कर देगी। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल उठेगा बुढ़े का। तो इस तरह वो अपने मन में विचार करते हुए जा रही है कि आज वो अपने पति को रोटियों का इंतजार नहीं करवाएगी, क्योंकि हर रोज उसे रोटी बनानी पड़ती थी और तब तक उसे इंतजार करना होता था। आज वो जाते ही अपने पति के सामने 3 रोटियां रख देगी और उन्हें देखकर वो बहुत खुश हो जाएगा, उसका चेहरा खिल उठेगा। चेहरा खिल उठने का मतलब खुश हो जाना। पर्सन आ रहे हैं। चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, किसने किससे कहा? तो किसने कहा था? माटी वाली ने घर की मालकिन से। वृद्धा को ठकुराइन ने किसके गिलास में चाय दी थी? पीतल के गिलास में। आज लोगों के घरों में किसके बर्तन दिखाई देते हैं? तो आजकल लोगों के घरों में कैसे बर्तन दिखाई देते हैं? स्टील के, कांच के और चीनी मिट्टी के। वृद्धा रोटियां किसके लिए ले जा रही थी? अपने पति के लिए। तो वो इस तरह सोचते हुए अपने मन में जाती है कि आज जाते ही वो अपने पति को रोटियां दे देगी, साथ में ऐसा भी बोल देगी साग तो कुछ है नहीं अभी। और तभी उसे जवाब सुनाई देगा, भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी उसका पति उसे क्या कहेगा जब वो उससे कहेगी कि आज मैंने सब्जी तो है नहीं, बनाई नहीं है, कि भूख मीठी की भोजन मीठा। यानी जब भूख लगी होती है, तो ये वाक्य पहले भी आया था कि भूख लगी होती है तो खाने का स्वाद नहीं देखा जाता, सबसे पहले भूख को मिटाया जाता है। उस समय रूखा सूखा भोजन भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। उसका गांव शहर के इतना पास भी नहीं है, कितना ही तेज चलो फिर भी घर पहुंचने में 1 घंटा तो लग ही जाता है। तो जहाँ वो माटी बेचने जाती थी उससे उसके गांव की दूरी तय करने में लगभग 1 घंटा लग जाता था। रोज सुबह निकल जाती है वो अपने घर से, पूरा दिन माटा खान में मिट्टी खोदने, फिर विभिन्न स्थानों में फैले घरों तक उसे ढोने में बीत जाता है। तो ये माटी वाले की दिनचर्या थी कि वो सुबह उठते ही अपने घर से निकलती थी और जो माटी की खान थी वहाँ पर माटी खोदती थी और फिर उसे जिन जिन घरों से उसे माटी मंगवाने का आदेश मिलता था वहाँ पे उसको पहुँचाती थी।
घर पहुंचने से पहले रात घिरने लगती थी। उसके पास अपना कोई खेत नहीं, जमीन का एक भी टुकड़ा नहीं। झोपड़ी जिसमें वह गुजारा करती है गांव के एक ठाकुर की जमीन पर खड़ी है। यानी उसके पास अपना कहने के लिए नाम मात्र की भी जमीन नहीं थी। वो जिस झोपड़ी में रहती थी वो भी गांव के एक ठाकुर की जमीन पर थी। उसकी जमीन पर रहने की एवज में उस भले आदमी के घर पर भी माटी वाले को कई तरह के कामों की बेगार करनी होती थी। तो वो उसकी ज़मीन पर झोपड़ी बना रखी थी, वहाँ रहने के बदले उसे उस ठाकुर के घर में बहुत सारे काम बेगार में करने होते थे। बेगार का मतलब क्या होता है? बिना पैसे लिए किसी के घर में काम करना, उसे बेगार कहते हैं। नहीं, आज वह एक गठरी में बदल गए अपने बूढ़े को कोरी रोटियां नहीं देगी। तो फिर वो अपने मन में विचार करती है कि आज वो अपने बूढ़े को केवल सूखी रोटियां नहीं देगी। माटी बेचने से हुई आमदनी से उसने 1 पाव प्याज खरीद लिया। प्याज को कूटकर वो उन्हें जल्दी जल्दी तल लेगी। बूढ़े को पहले रोटियां दिखाएगी ही नहीं, सब्जी तैयार होते ही परोस देगी उसके सामने 2 रोटियां। अब वह 2 रोटियां भी नहीं खा सकता, 1 ही रोटी खा पाएगा या हद से हद 1.5। अब उसे ज़्यादा नहीं पचता। बाकी बची 1.5 रोटी से माटी वाली अपना काम चला लेगी। 1 रोटी तो उसके पेट में पहले ही जमा हो चुकी है। 1 रोटी उसने पहले खा ली थी ना मालकिन के घर में। मन में ये सब हिसाब सोचती, हिसाब लगाती हुई वो अपने घर पहुंच गई। तो देखो बेटा, इस तरह यहाँ पर माटी वाली रोटियों का हिसाब लगा रही है कि वो रोटियों को किस तरह से उपयोग करेगी। तो इस तरह से माटी वाले के द्वारा रोटियों का हिसाब लगाना उसकी किस दशा को दर्शा रहा है? दर्शा रहा है कि वो बहुत ही गरीब थी और उसे हर चीज़ बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करनी होती थी। तो वो रोटियों का हिसाब लगाती है कि ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 रोटी उसका पति खा लेगा और जो बची हुई 1.5 रोटी है उससे वो अपनी भूख शांत कर लेगी। 1 रोटी वो पहले ही खा चुकी है। तो इस तरह ये बातें, उसका इस तरह से सोचना उसकी गरीबी को दर्शाता है कि वो बहुत ही गरीब थी और उसे हर चीज़ बहुत ही सोच समझकर प्रयोग करनी होती थी। उसके बुढ़े को अब रोटी की कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाले के पाँव की आहट सुनकर हमेशा की तरह आज वह चौंका नहीं। उसने अपनी नज़रें उसकी ओर नहीं घुमाई। घबराई हुई माटी वाली ने उसे छूकर देखा, वो अपने माटी को छोड़कर जा चुका था। तो जैसे ही माटी वाली घर पहुंचती है तो हर रोज़ की तरह उसका पति उसे देखकर चौंका नहीं और ना ही उसकी तरफ उसने देखा। लेखक बता रहे हैं कि उसे रोटियों की आज कोई ज़रूरत नहीं रह गई थी। माटी वाली ने जब उसने कोई हलचल नहीं की उसके पति ने, तो घबरा कर उसकी तरफ देखा। तो उसे छूकर देखा तो क्या पता चला कि वो अपनी माटी छोड़कर जा चुका था, यानी वो मर चुका था। टिहरी बांध पुनर्वास के साहब ने उससे पूछा कि वो रहती कहाँ है। और जब यहाँ से बेटा कुछ लाइनें स्किप कर रखी हैं इस बुक में। तो यहाँ पर क्या था कि जो टिहरी बांध बनने टिहरी पर जो नदियाँ थी उन पर बांध बनने वाला था, इसलिए वहाँ के लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा था। अपनी ज़मीन छोड़कर दूसरी जगह जाना पड़ रहा था। तो वहाँ के जो साहब थे, यानी जो वहाँ का हिसाब किताब रखने वाले थे, बांध को बनाने का जिसके पास ठेका था, वो जिनकी ज़मीनें थी जो बांध की जगह पर आने वाली थी, उनको मुआवजा देने के लिए ज़मीन का हिसाब किताब लगा रहे थे। तो वो माटी वाली से पूछते हैं कि तू कहाँ रहती है? तुम तहसील में अपने घर का प्रमाण पत्र ले आना, यानी जो आपकी ज़मीन है जहाँ पे आपका घर है उसके कागजात आप तहसील में ले आना। लेकिन वो कागजात लेके कहाँ से आती, क्योंकि उसकी अपनी ज़मीन नहीं थी। वो तो एक गांव के ठाकुर के खेत पर अपनी झोपड़ी बनाकर रह रही थी, इसलिए उसके पास कोई ज़मीन नहीं थी अपनी। तो वो क्या कहती है, मेरी ज़िंदगी तो इस शहर के तमाम घरों में माटी देते गुजर गई साहब। माटी कहाँ से लाती हो? ऐसा किसने पूछा? उस साहब ने। माटा खान से लाती हूँ माटी। वह माटा खान चढ़ी है तेरे नाम? अगर है तो तेरा नाम लिख देता हूँ। तो वो पूछता है कि तो जहाँ से माटी लेके आती है वो माटी खान ना, या जो माटा खान है वो तेरे नाम है? अगर है तो उसको तेरे नाम लिख देता हूँ। तो यहाँ पे उसकी व्यवस्था दर्शाई जा रही है कि उसके पास कुछ भी नहीं था जिसके बदले उसको मुआवजा दिया जा सके। यहाँ पे बेटा जो विस्थापन की समस्या है उस पर प्रकाश डाला गया है कि जब भी
कहीं पर विकास के नाम पर कोई बांध बनाया जाता है, कोई रेलवे लाइन बिछाई जाती है, कोई पुल बनाया जाता है या सड़क बनाई जाती है, तो वहाँ की ज़मीन है वो जिन लोगों की ज़मीन होती है उन्हें सरकार मुआवजा दे देती है और वो अपनी ज़िंदगी को दूसरी जगह शुरू कर देते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी कोई ज़मीन नहीं होती, वो जैसे कि ये फेरी लगाने वाले होते हैं, सब्जी आदि बेचने वाले, या कोई और छोटा मोटा सामान बेचने वाले, या इस तरह के कोई कुछ और लोग जिनका अलग अलग धंधा होता है, जिनकी ज़मीनें नहीं होती, वो ऐसे ही रोड के आसपास या कहीं पर भी अपना ठेला लगाकर अपना गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर कोई मुआवजा नहीं मिलता और उन लोगों को दूसरी जगह पे जाके अपना काम शुरू करने में बहुत कठिनाई होती है। तो जो माटी वाली थी वो भी ऐसे ही लोगों में से थी जिसके पास अपना कहने के लिए ज़मीन का एक भी टुकड़ा नहीं था। तो यहाँ पे हमारी ये कहानी ख़त्म होती है पार्ट। आपको आज इसके सभी प्रश्न उत्तर लिखने हैं और फिर नोटबुक में और याद करनी है। थैंक यू।